हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएमआर कैरियर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज के अपने इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एचआईवी इन प्रेगनेंसी, इसके बारे में। तो आज का अपना लेक्चर है एचआईवी इन प्रेगनेंसी, यानी कि वो फीमेल जो एचआईवी इन्फेक्टेड है और उसके अंदर प्रेगनेंसी है, तो उसके बारे में हम क्या मैनेजमेंट है, एचआईवी के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है उसके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एचआईवी जो है, ये माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं, उससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें जो है वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर एचआईवी इन्फेक्टेड मदर है, उसके लिए ट्रीटमेंट थेरेपी क्या रहेगी, क्या उसका मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो करेंगे, लेबर बेटर रहेगा या सिजेरियन जो है वो प्रायोरिटी रहेगी। इन सब पॉइंट्स के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज एचआईवी इन प्रेगनेंसी। एचआईवी वायरस दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करते हैं एचआईवी के बारे में। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये जो वायरस है ये सीधा ही इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो एचआईवी जो वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये एचआईवी वायरस जो है वो इम्यून सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली अटैक करता है और इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। तो इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है, इम्यूनो सप्रेशन की प्रोसेस होती है, इसलिए इसको बोलते हैं इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो दिस वायरस डायरेक्टली अटैक ऑन द इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी आएगा, क्योंकि प्रोटेक्टिव सेल्स जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम वो किसका हो गया, डब्ल्यूबीसी का हो गया। आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई करने में रोल प्ले करेगी, डब्ल्यूबीसी का काम प्रोटेक्शन का हो गया, और प्लेटलेट जो है वो क्लॉटिंग में रोल प्ले करती है। ये ब्लड सेल्स के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो ये जो वायरस है ये सीधा ही डब्ल्यूबीसी के अंदर अपन बात करें, फिर डब्ल्यूबीसी में भी ग्रेनुलोसाइट्स आती है और एग्रेनुलोसाइट्स आती है। फिर अपन बात करते हैं तो एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर जो है उसमें लिम्फोसाइट्स आती है और मोनोसाइट्स आती है। लिम्फोसाइट के अंदर फिर टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट की बात करते हैं। इस तरह से ये डिवीजन की अपन बात करते हैं। तो टी लिम्फोसाइट को बेसिकली जो है ये एचआईवी वायरस जो है वो डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। टी लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स है, ग्रेनुलोसाइट्स हो गया जो डब्ल्यूबीसी के अंदर आता है। ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स आता है। ये सारा आपको सेल टिश्यू के अंदर डिस्कस करेंगे या पढ़ा दिया होगा आपको। तो ये बेसिकली एचआईवी वायरस जो है वो टी लिम्फोसाइट सेल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी होगी, इसलिए इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इट इज़ द पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स। ये जो है वो कौन सा डिसऑर्डर कॉज करेगा, एड्स, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वैसे ये नॉर्मल सा टॉपिक है, ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो आप सबको पहले से पता है। तो सॉरी, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये एचआईवी वायरस, दिस इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द एड्स डिसऑर्डर। आगे अपन बात करें एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब इससे भी पता चल रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी इससे भी पता चल रहा है कि ये इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है ये सीधा इम्यून सिस्टम को अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर भी नाम के अंदर कौन सी चीज़ आ रही है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम इज द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो इस एड्स डिसऑर्डर के अंदर मल्टीपल सिम्टम्स जो है वो अपीयर होते हैं, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स और ग्रुप ऑफ सिम्टम। उसी के लिए अपन क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सिंड्रोम वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। दिस एचआईवी इज आरएनए वायरस। एचआईवी जो है वो किस प्रकार का वायरस है, आरएनए वायरस है। वायरस का क्लासिफिकेशन ही दो प्रकार का होता है, या तो आरएनए वायरस होते हैं या फिर कौन से, डीएनए वायरस। जिनके जीनोम में जेनेटिक एपरेटस में आरएनए है वो आरएनए वायरस, और जिसके जीनोम और जेनेटिक एपरेटस में डीएनए है वो क्या कहलाएंगे, डीएनए वायरस जो है वो कहलाते हैं। तो वायरस का क्लासिफिकेशन इसी के ऊपर डिपेंड होता है। दो टाइप के वायरस होते हैं, या तो आरएनए वायरस होगा या फिर कौन सा होगा, डीएनए वायरस होगा। तो इस एचआईवी वायरस के जीनोम में कौन सा है, आरएनए जो है वो पाया जाता है, इसलिए एक प्रकार का क्या है, आरएनए वायरस जो है वो कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है कि एचआईवी जो है वो एक प्रकार का आरएनए वायरस है। इसी के साथ ब्रैकेट में आकर लिख देना, माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से ही बनता है, हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो डीएनए वायरस है। हेपेटाइटिस बी वायरस वो डीएनए वायरस है। बाकी जितने भी हेपेटाइटिस है,
हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, बाकी जो बचे हुए हैं वो सारे आरएनए वायरस होते हैं एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस की बात करें तो केवल हेपेटाइटिस बी जो है वो डीएनए वायरस है। बाकी सारे हेपेटाइटिस के जो फॉर्म है, ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, वो सारे कौन से में आ जाएंगे, वो आरएनए वायरस के अंदर आएंगे। तो एचआईवी आरएनए है और हेपेटाइटिस बी जो है वो कौन सा है, डीएनए वायरस जो है वो होता है। ये माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो आपको याद रखने हैं। तो हेपेटाइटिस बी इज डीएनए वायरस, अपन यहाँ पर एचआईवी की बात कर रहे हैं तो एचआईवी इज आरएनए वायरस। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर याद रखना है कि ये जो एचआईवी वायरस है, इस वायरस के जीनोम में एक तो हमने क्या मेंशन किया है कि ये आरएनए वायरस है। दूसरा इसके साथ इसके अंदर याद रखना है, इस एचआईवी वायरस के अंदर आरटी एंजाइम पाया जाता है। इस एचआईवी वायरस के जीनोम के अंदर क्या पाया जाता है, आरटी एंजाइम जो है वो पाया जाता है। तो इस वायरस के जीनोम के अंदर एक तो आरएनए वायरस हो गया, दूसरा इस वायरस के जीनोम के अंदर ही क्या पाया जाता है सर, आरटी एंजाइम पाया जाता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन ही मैं आपको बता रहा हूँ। आरटी एंजाइम दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इस एचआईवी वायरस के जीनोम के अंदर आरटी एंजाइम पाया जाता है। आरटी की फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये आरटी एंजाइम जो है, इस एचआईवी वायरस के जीनोम के अंदर जो आरटी एंजाइम है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये आरटी एंजाइम जो है क्या काम करता है, इसकी अगर अपन बात करें तो देखो एचआईवी का वायरस जो है वो कौन सा है, आरएनए है। आरएनए की अपन बात करें तो वो एसएस आरएनए है, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ही होते हैं, तो आरएनए जो है वो कौन सा हो गया, एसएस। एसएस का मतलब हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए जो है वो कौन सा हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो इसके जीनोम में जो आरएनए है दैट इज एसएस आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इस आरएनए को किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, डीएनए के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। आरएनए को किस में कन्वर्ट करता है, डीएनए के अंदर। कौन सा एंजाइम ये प्रोसेस करता है सर, ये प्रोसेस जो है वो कौन सा एंजाइम करता है, ये आरटी एंजाइम जो है वो ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करता है। तो आरएनए को किस में कन्वर्ट करेगा, डीएनए में। कौन कन्वर्ट करता है, ये आरटी एंजाइम कन्वर्ट करता है। ये इस एंजाइम का काम हो गया। मतलब देखो जो एचआईवी वायरस है वो ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन ट्रांसफर होगा, ह्यूमन में जाने के बाद में ये आरएनए जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, डीएनए के अंदर कन्वर्ट होता है ह्यूमन में जाने के बाद। वैसे नॉर्मली आरएनए वायरस है एचआईवी का, ह्यूमन में ट्रांसफर होने के बाद इन्फेक्शन, ये जो आरएनए जीनोमिक एपरेटस है आरएनए, ये आरएनए किस में कन्वर्ट होता है, डीएनए में। इसको कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, आरटी एंजाइम करता है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये काम किसका है, इस एंजाइम का है। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है वो कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वर्ड लिखा हुआ है। ये तो इस एंजाइम की बात हो गई। अब एक टर्मिनोलॉजी होती है, वो टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। एक टर्मिनोलॉजी होती है ट्रांसक्रिप्शन। तो नॉर्मली क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से किसका फॉर्मेशन होना, आरएनए। आरएनए में भी कौन सा, स्पेशली दैट इज मैसेंजर आरएनए, इसको अपन क्या बोलते हैं, एमआरएनए। डीएनए से एमआरएनए का बनना। आरएनए तीन प्रकार के होते हैं, एम, टी और आर। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, एम, टी, आर, तीन प्रकार के आरएनए। उसमें से एक अपन ने कौन सा लिखा है, एमआरएनए। एमआरएनए इज मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए, एम का मतलब क्या हो गया, मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए से किसका बनना, एमआरएनए। और एमआरएनए से किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये कुछ प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है डीएनए से एमआरएनए का बनना, ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए का बनना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और आरएनए से फिर प्रोटीन का बनना, ये प्रोसेस जो है वो ट्रांसलेशन कहलाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन।
दोनों डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और ट्रांसलेशन क्या होता है। डीएनए से एमआरएनए का बनना, ये प्रोसेस तो क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और फिर एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, ट्रांसलेशन कहलाती है। अब देखो ये नॉर्मल डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन। एचआईवी के केस में क्या हो रहा है सर, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। एचआईवी इज आरएनए वायरस, और इस एचआईवी के केस में एचआईवी वायरस जब ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर होता है तो आरएनए किस में कन्वर्ट होता है, डीएनए के अंदर। मतलब इस प्रोसेस का उल्टा काम हो रहा है। देखो डीएनए से एमआरएनए का बनना, इसको तो हमने क्या लिखा है, ट्रांसक्रिप्शन लिखा है। लेकिन इसी के ऊपर हमने लिखा था कि एचआईवी के केस में कौन सी प्रोसेस हो रही है सर, एचआईवी के केस में आरएनए से डीएनए बन रहा है। डीएनए से आरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पर आरएनए से डीएनए, मतलब इसका उल्टा प्रोसेस हो रही है। इस प्रोसेस का नाम हमने क्या लिखा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज, आरएनए से डीएनए का बनना, ये कहलाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो देखो ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से आरएनए, इसका उल्टा क्या, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा प्रोसेस क्या कहलाएगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कौन सा एंजाइम करवा रहा है, वो हमने मेंशन किया सर, ये प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम करवा रहा है। तो देखो इस एंजाइम का नाम आरटी एंजाइम क्यों है, क्योंकि ये एंजाइम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा प्रोसेस करवा रहा है। ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा प्रोसेस, तो ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन उल्टा करवा रहा है आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, इसलिए इसको बोल रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और एंजाइम के पीछे क्या लगता है, एएसई वर्ड जो है वो यूज करते हैं। जिस वर्ड के पीछे एएसई आएगा मतलब वो क्या है, एंजाइम है, एएसई। तो देखो ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ये प्रोसेस जो एंजाइम करवाएगा तो वो इस एंजाइम का नाम क्या हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्लियर है मीनिंग। तो इस एंजाइम का काम है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्यों बोला है, क्योंकि सर ये ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा प्रोसेस करवाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है सर, डीएनए से आरएनए का बनना। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया सर, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होना। ट्रांसलेशन की प्रोसेस कौन सी होती है सर, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है आरएनए से प्रोटीन का बनना। तो ये सारी डेफिनेशन आपको याद रखना है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरटी एंजाइम का काम क्या है, ये आरएनए को किस में कन्वर्ट करता है, डीएनए के अंदर कन्वर्ट करता है, इसलिए इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और इस एंजाइम की वजह से ही, नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद में लिखना है, बिकॉज ऑफ आरटी एंजाइम, इस आरटी एंजाइम की वजह से ही एचआईवी वायरस, ये जो एचआईवी का वायरस है, HIV also known as रेट्रोवायरस। इस आरटी एंजाइम की वजह से ही एचआईवी वायरस का दूसरा नाम क्या है, रेट्रोवायरस। तो नेक्स्ट आपको याद रखना है, एचआईवी को रेट्रोवायरस भी बोलते हैं। एचआईवी को रेट्रोवायरस क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर इसके जीनोम के अंदर आरटी एंजाइम पाया जाता है जो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, और ये आरटी एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, इसलिए एचआईवी का दूसरा नाम क्या है, रेट्रोवायरस जो है वो इसको बोलते हैं। क्लियर है। तो दिस HIV वायरस इज ऑल्सो नोन एज रेट्रोवायरस, HIV को रेट्रोवायरस भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद में और याद रखना है, वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे हर साल 1 दिसंबर को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। एड्स दिवस जो है वो हर साल 1 दिसंबर को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद में याद रखना है, NACP, दैट इज नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, NACP, ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 1987 के अंदर। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 1987 के अंदर, NACP बोलते हैं, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो एड्स अवेयरनेस सिंबल, नेक्स्ट पॉइंट, एड्स अवेयरनेस सिंबल, रेड रिबन जो है,
ये रेड रिबन जो है वो एड्स अवेयरनेस सिंबल को जो है वो इंडिकेट करता है। तो एड्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं हर साल। एनएसीपी क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? ये 1987 के अंदर जो है वो स्टार्ट हुआ। एड्स अवेयरनेस सिंबल कौन सा है? रेड रिबन इज द एड्स अवेयरनेस सिंबल। ये रेड रिबन अवेयरनेस सिंबल के रूप में जो है वो काम करता है। और एड्स से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद में मेंशन करना है। सिंबल हो गया रेड रिबन वाला, वेरी वेल नोन, आपको पता है रेड रिबन इज द एड्स अवेयरनेस सिंबल। और NACO दैट इज नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इससे रिलेटेड जो संस्था है दैट इज नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इस नाको शब्द का फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, NACO, जो एड्स से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है और सारा काम जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन, एड्स से रिलेटेड सारा वर्क जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो देखा जाता है। पहला HIV केस इंडिया के अंदर बात करें, HIV केस इंडिया के अंदर कहाँ प्राप्त हुआ था? चेन्नई के अंदर जो है वो प्राप्त हुआ था 1986 के अंदर। भारत में HIV का पहला केस जो है वो चेन्नई के अंदर 1986 के अंदर प्राप्त हुआ था। इसी तरह से फर्स्ट एड्स पेशेंट की अपन बात करें तो वो डायग्नोज हुआ था कहाँ पर? मुंबई के अंदर, ऑल्सो इन 1986 के अंदर। 1986 के अंदर ही HIV का पहला केस वो प्राप्त हुआ चेन्नई में 1986 में। और पहला एड्स पेशेंट, देखो HIV का इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद एड्स बीमारी होती है, तो अर्ली डायग्नोसिस अगर हो सकता है तो मैनेज कर सकते हैं, एड्स का डिसऑर्डर जो है वो नहीं होगा। तो इसलिए केस और पेशेंट में ये फ़र्क हो गया। अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि सर केस पेशेंट क्या डिफरेंस हुआ, तो इन्फेक्शन हुआ, उसके अंदर बॉडी के अंदर HIV वायरस है, वो तो केस हो गया। अभी एड्स बीमारी जो है वो डेवलप नहीं हुआ है, उसे पहले डायग्नोज हो गया बीमारी होने से पहले, और इन्फेक्शन जाने के बाद उसको डिसऑर्डर भी हो गया, एड्स डिजीज जो है वो हो गई, तो वो कौन सा हो गया? पेशेंट हो गया। तो केस जो है वो चेन्नई के अंदर, और एड्स पेशेंट जो है वो सबसे पहले कहाँ डायग्नोज हुआ? मुंबई के अंदर। ईयर इज सेम, दैट इज 1986 के अंदर। ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट रहा HIV से रिलेटेड। नेक्स्ट अपन बात करें, हमने लिखा था कि HIV का जो वायरस है, ये HIV के वायरस के अंदर जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो है वो पाया जाता है। तो इस HIV वायरस के अंदर एनाटॉमी की अपन माइक्रोस्कोपिक व्यू की बात करें तो HIV वायरस के अंदर इसके जीनोम के अंदर क्या पाया जाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अब दो बनाइए सर, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं, डबल स्टैंडर्ड नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड। दो मतलब दो एक जैसी कॉपीज पाई जाती है। तो ये जो है वो कौन सा हो गया? SSRNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। दो एक जैसी कॉपीज पाई जाती है, एक कॉपी ये RNA की SSRNA, और एक कॉपी ये हो गई सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA ये देखने को मिलती है किसके अंदर? इस HIV वायरस के अंदर, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। फिर हमने लिखा था कि इसके जेनेटिक एपरेटस के अंदर ही और क्या पाया जाता है? हमने मेंशन किया था कि सर इसके जेनेटिक एपरेटस के अंदर ही और जो चीज़ें मिलती है उसके अंदर RT एंजाइम जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो नेक्स्ट वन, ये डॉटेड रूप में मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज RT एंजाइम। इसी एंजाइम की वजह से इसको रेट्रोवायरस बोलते हैं। ये एंजाइम क्या काम करता है वो सारी चीज़ें हमने मेंशन किया। आरटी की फुल फॉर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये इस आरएनए को किस में कन्वर्ट करने का काम करता है? डीएनए में कन्वर्ट करता है। ये प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो एंजाइम का नाम क्या हो गया? आरटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। नेक्स्ट इसके बाद में ये तो इनर कवरिंग हो गया। ये इनर कवरिंग जो है वो प्रोटीन का बना हुआ है, प्रोटीन कैप्सिड। ये इनर कवरिंग जो है वो किसका बना हुआ है? प्रोटीन का ये कवरिंग है, ये प्रोटीन का बना हुआ है, दिस इज प्रोटीन कैप्सिड। और बाहर की तरफ अपन बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर आउटर कवरिंग, ये आउटर कवरिंग जो है ये किसका बना हुआ है? ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है। तो आउटर कवरिंग जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है, और इनर कवरिंग जो है वो किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ रहता है। जीनोम के अंदर RT एंजाइम पाया जाता है और टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ये HIV वायरस के स्ट्रक्चर में रहता है, और बाहर की तरफ इस टाइप से इसकी एनाटॉमी में स्ट्रक्चर्स जो है वो रहती है। तो दिस इज द एनाटॉमी ऑफ HIV वायरस।
120 नैनोमीटर, दिस इज द साइज ऑफ HIV वायरस। एक HIV वायरस जो है वो पार्टिकल है, उसकी साइज की अपन बात करें तो कितना है ये 120 नैनोमीटर। ये इस पूरे HIV वायरस की जो साइज जो है वो रहती है। बाहर की तरफ ये जो सर्किल मैंने बना रखे हैं ये एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है। कवरिंग कौन सा हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन का, और ये बाहर की तरफ कौन सा हो गया, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। तो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर जो HIV की है GP120, GP41, ये एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है HIV वायरस का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है, GP का मतलब क्या हो गया, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। GP ग्लाइकोप्रोटीन। देखो बाहर का क्या कवरिंग जो है वो किसका बना हुआ है, सर बाहर का कवरिंग जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है। तो ग्लाइकोप्रोटीन का शॉर्ट वर्ड हो गया GP, ग्लाइकोप्रोटीन। एक है 120 और एक कौन सा 41। ये जो सर्किल है 120 एंड दिस वन इज 41। तो इस आउटर कवरिंग के अंदर एंटीजेनिक स्ट्रक्चर कौन सी है, 120, और कौन सी है 41 वाला हो गया। इनर कवरिंग किसका बना हुआ है, सर इनर कवरिंग जो है वो किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है। इस इनर कवरिंग के अंदर एंटीजेनिक स्ट्रक्चर जो पाई जाती है P18, और एंटीजेनिक स्ट्रक्चर कौन सी, P24। ये एंटीजेनिक स्ट्रक्चर हो गया इनर कवरिंग। P से मतलब क्या है, प्रोटीन। GP से मतलब क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। बाहर की कवरिंग ग्लाइकोप्रोटीन की है तो GP41, GP120। अंदर का कवरिंग प्रोटीन का है तो ये हो गया P24 और P18। दीज आर द एंटीजेनिक स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। साइज कितना, 120 नैनोमीटर सर साइज है इसका। SSRNA 2 आइडेंटिकल कॉपीज पाई जाती है। RT एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इसलिए इसको रेट्रोवायरस जो है वो बोलते हैं। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर हमने मेंशन किया है इसका, तो नेक्स्ट लिखना है एंटीजेनिक स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस का एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, एक हमने कौन सा लिखा, GP120, एक हमने कौन सा लिखा, GP41। नेक्स्ट इसके बाद हमने मेंशन किया है P24, और चौथा हमने मेंशन किया है P18। दीज आर द एंटीजेनिक स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, मोस्टली अपन बात करते हैं वो कौन से एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दैट इज P24 एंटीजन। इसको सबसे ज़्यादा डायग्नोस की अपन बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो चारों में से एक तो स्पेशली आपको याद रखना ही है, P24 किसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है, दैट इज द HIV वायरस। बाकी 24, 18, 120, 41 ये सारे HIV से रिलेटेड एंटीजेनिक स्ट्रक्चर जो है वो होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। इसी के साथ ब्रैकेट में लिख लेना आप, हेपेटाइटिस बी का भी एंटीजेनिक स्ट्रक्चर पूछते हैं तो वो भी यहाँ पर इसके साथ साथ याद रख लेना, माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर ऑफ HIV, सॉरी एंटीजेनिक स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी वायरस अभी लिखा था DNA वायरस, इसके एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना है माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से। तो HBsAg हेपेटाइटिस बी वायरस का एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। दूसरा इसके बाद आता है HBCAg, और तीसरा आपको याद रखना है HBeAg। दीज आर द एंटीजेनिक स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। HIV का पहले हमने लिख लिया 120, 41, 24, 18। हेपेटाइटिस बी का एंटीजेनिक स्ट्रक्चर आपको पूछते हैं तो याद रखना है HBsAg, HBCAg और HBeAg। दीज आर द एंटीजेनिक स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटाइटिस बी। H से हो गया हेपेटाइटिस, बी मतलब वही बी हो गया, तो हेपेटाइटिस बी AG का मतलब कौन सा हो गया, एंटीजन। हेपेटाइटिस बी एंटीजन, हेपेटाइटिस बी एंटीजन। अब S, C और E इनका आपको याद रखना है। HBsAg, दिस इज सरफेस एंटीजन। S से क्या मतलब हो गया, दिस इज सरफेस एंटीजन। हेपेटाइटिस HBsAg, तो S से हो गया दिस इज सरफेस एंटीजन। C से आता है दिस इज कोर एंटीजन, CORE, दिस इज कोर एंटीजन। और E से आता है दिस इज हिडन एंटीजन। तो S हो गया सरफेस एंटीजन, C हो गया कोर एंटीजन और E से हो गया हिडन एंटीजन। दीज आर द एंटीजेनिक स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटाइटिस बी।
इसमें ये आपको स्पेशली याद रखना है, HBsAg सरफेस एंटीजन। ये जो सरफेस एंटीजन है HBsAg, दिस सरफेस एंटीजन HBsAg, ये जो सरफेस एंटीजन है इसको ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। ये आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से इसको याद रखना है। तो ऑस्ट्रेलियन एंटीजन किसको बोलते हैं? सरफेस एंटीजन को बोलते हैं, दैट इज HBsAg। तो ये तीनों हैं एंटीजेनिक स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटाइटिस बी। HIV में स्पेशली आपको 24 जो है वो याद रखना है। हम बात कर रहे हैं HIV इन प्रेगनेंसी की, उससे पहले एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया HIV के बारे में। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स डे 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1987 में स्टार्ट हुआ। NACO इज ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट HIV का केस चेन्नई में, और एड्स पेशेंट जो पहला इंडिया के अंदर है वो कहाँ पर मिला था? दैट इज इन मुंबई 1986 के अंदर। रेड रिबन इज द एड्स अवेयरनेस सिंबल हो गया। फिर 120 नैनोमीटर इज द साइज ऑफ HIV वायरस। सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है, RT एंजाइम पाया जाता है। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में GP120, 41, P24 और P18, ये एंटीजेनिक स्ट्रक्चर हो गया HIV का। उसके साथ हमने हेपेटाइटिस बी के एंटीजेनिक स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो मेंशन किया है। हमने लिखा है कि HIV जो है वो RNA वायरस एड्स डिसऑर्डर जो है वो कॉज करता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म हमने मेंशन किया, एड्स डिसऑर्डर। एड्स के अंदर कौन सी सेल की डेफिशिएंसी होती है वो हमने मेंशन किया, इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये वर्ड जो है वो इसके अंदर मेंशन किया है, इम्यूनो डेफिशिएंसी। इन इम्यूनो डेफिशिएंसी के अंदर जो बेसिकली सेल डैमेज होती है वो CD4 सेल काउंट, ये सेल जो है वो सबसे ज़्यादा डैमेज होती है। ये सेल की डेफिशिएंसी जो है वो देखने को मिलती है ह्यूमन बॉडी के अंदर जब HIV का इन्फेक्शन होता है। कौन सी सेल की बात कर रहे हैं? दैट इज CD4 सेल काउंट। ये जो CD4 सेल है इनको T हेल्पर सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? T हेल्पर सेल्स भी बोलते हैं। तो CD4 सेल को T हेल्पर सेल्स भी बोलते हैं, और CD4 सेल को T4 सेल, इस टाइप से भी मेंशन जो है वो करते हैं। तो कोई सा भी लिखा हुआ है, सारी चीज़ें सेम है। CD4 सेल्स बोल दो, T4 बोल दो या T हेल्पर बोल दो, तीनों का मतलब सेम ही है। ओके, इनमें कोई डिफरेंस जो है वो नहीं है, इन्हीं के दूसरे नाम हो गए। तो CD4 सेल काउंट, T हेल्पर और T4 सेल्स काउंट, ये सेल काउंट जो है वो CD4 सेल काउंट, ये सेल काउंट की अगर अपन बात करें तो ये CD4 सेल काउंट जो है नॉर्मल पर्सन और एड्स पेशेंट, CD4 सेल काउंट नॉर्मल पर्सन और एड्स पेशेंट की अपन बात करें तो ये CD4 सेल काउंट नॉर्मल पर्सन के अंदर जो है वो लगभग 500 से लेकर के 1500-1600 पर mm³ के समथिंग होता है। नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर CD4 सेल काउंट 500 से 1500-1600 पर mm³ के समथिंग होता है। यही CD4 सेल काउंट एड्स पेशेंट में अपन बात करें तो कितना देखने को मिलेगा? लेस देन 200 पर mm³, ये देखने को मिलेगा, 200 से कम। तो एड्स पेशेंट में CD4 सेल काउंट कितना देखने को मिलेगा? 200 पर mm³ से कम देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, ये एक डायग्नोसिस के रूप में भी काम आता है। तो एड्स पेशेंट में CD4 सेल काउंट कितना देखने को मिलेगा? सर 200 से कम देखने को मिलेगा। नॉर्मल वैल्यू कितनी है CD4 सेल काउंट की? 500 से 1600 पर mm³ के समथिंग होता है। तो 200 से कम, दैट इज इन एड्स पेशेंट CD4 सेल काउंट। CD4 सेल को ही अपन ने T हेल्पर और इसी को T4 सेल काउंट जो है वो लिखा है। इसी तरह से CD4 सेल T4 और एक होती है T8 सेल, ये हो गया CD4 सेल, और दूसरा कौन सी है? CD8 सेल्स। ठीक है, T4 इज CD4, T8 इज CD8। तो इन दोनों के अनुपात की अपन बात करते हैं, T4 अनुपात T8 और CD4 अनुपात CD8, इन दोनों के अनुपात की अगर अपन बात करते हैं, T4 तो अपन ने क्या लिखा है? ये सर T हेल्पर सेल है। तो इसी तरह से बॉडी के अंदर दूसरी कौन सी हो गई? T किलर सेल हो गया।
तो एक टी हेल्पर सेल और दूसरा कौन सा, टी किलर सेल हो गया। नॉर्मल हेल्थी पर्सन के अंदर T4 और T8 का अनुपात जो है, नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर इनका अनुपात जो है वो कितना है, 2:1 है। ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है नॉर्मल पर्सन के अंदर काउंट कितना है नंबर, वो हमने लिखा 500 से 1600 के समथिंग हो गया। अनुपात दोनों का कितना होता है सर, 2:1 होता है, यानी कि T4 डबल होती है। हेल्पर ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, किलर की तुलना में। हेल्पर मतलब इम्यून सिस्टम को हेल्प करने वाली, इम्यून सिस्टम को बढ़ा के रखने वाली, वो ज़्यादा है, डबल है लगभग, किसकी तुलना में, किलर, इम्यून सिस्टम की सेल्स को डिस्ट्रॉय करने वाली सेल की तुलना में। तो CD4 और CD8 का अनुपात हेल्दी पर्सन के अंदर कितना है, 2:1 है। तो ये ही अनुपात जो है वो एड्स पेशेंट के अंदर क्या होगा, अपोजिट होगा। इन एड्स पेशेंट द रेशियो विल बी अपोजिट, दैट इज 1:2, 1:2 हो जाएगा। मतलब CD4 सेल्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, CD8 बड़ी नहीं है। देखो पहले अगर CD4 1000 है नॉर्मल, हमारे अंदर CD4 सेल 1000 है, तो ये जो किलर सेल है वो कितनी होगी, 500। तो 1500 अनुपात कितना हो गया, 2:1। अब हमारे अंदर क्या हुआ कि सर CD4 सेल काउंट तो कम हो गया है। एड्स पेशेंट जो है उसके अंदर क्या हुआ कि CD4 सेल काउंट कम हो गया है, और CD8 काउंट तो उतना का उतना ही है, तो 200 से कम आ गया। और वो CD8 सेल टी किलर सेल है, उनका अनुपात अभी भी इतना ही है। तो इस कंडीशन में रेशियो क्या हो जाएगा, अपोजिट जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो कितना हो गया, 2:1 हो गया। सपोज करो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि CD4 T4 और T8 सेल इनका अनुपात 2:1 है। अगर ये 800 पर mm³ है तो T8 कितनी है, 400 पर mm³ है। अनुपात कितना हो गया, 2:1। अब यहाँ पर CD4 सेल काउंट तो कितना हो गया, 200 से कम हो गया, लेकिन ये अभी भी इतना ही है, 400 पर mm³। तो देखो किलर सेल में बढ़ोतरी नहीं होती है, तो सर अनुपात कैसे चेंज हुआ, सर किलर सेल में बढ़ोतरी नहीं होती है लेकिन हेल्पर सेल जरूर कम हो जाती है। तो ये 200 से कम और ये 400, तो अनुपात कितना हो गया, 1:2 हो गया। क्लियर है अब। तो किलर सेल तो उतना ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हेल्पर सेल में बहुत ज़्यादा कमी जो है वो देखने को मिलती है। तो CD4 सेल काउंट 200 से कम, और T4 और T8 का रेशियो, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखने हैं, 1:2। ये क्लियर इंडिकेशन की डायग्नोसिस के रूप में काम करेगा कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, एड्स का प्रॉब्लम है। तो ये डायग्नोसिस के रूप में काम आएगा। दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है, CD4 सेल काउंट 200 से कम, और रेशियो की बात करते हैं तो एड्स पेशेंट में 1:2, जबकि हेल्थी में कितना है, 2:1 है। ये चेंजेस CD4 सेल काउंट के अंदर देखने को मिलेंगे। हेल्पर सेल कौन सी है सर, T4 इज द हेल्पर सेल, CD4। किलर सेल कौन सी है, T8 इज द किलर सेल। दोनों का रेशियो कितना वैल्यू है, क्या चेंज आएगा एड्स पेशेंट में, वो सारी चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट वन, एड्स पेशेंट के अंदर साइन सिम्टम्स जो है ये अलग अलग स्टेजेस के थ्रू जो है वो अपीयर होते हैं। तो एड्स पेशेंट के साइन सिम्टम की स्टेजेस की अपन बात करते हैं। साइन सिम्टम के अंदर लिखना है स्टेजेस के थ्रू जो है वो साइन सिम्टम अपीयर होते हैं। तो पहला स्टेज जो आता है एड्स पेशेंट के अंदर, वो पहला स्टेप है एक्यूट HIV इन्फेक्शन। सबसे पहले जब HIV का इन्फेक्शन होगा, एक्यूट HIV इन्फेक्शन, तो जनरल साइन सिम्टम्स जो है वो अपीयर होते हैं। जनरल साइन सिम्टम्स अपीयर होते हैं। जनरल साइन सिम्टम के अंदर क्या हो गया, हेडेक हो गया, फीवर हो गया, मलेज हो गया, हेडेक, फीवर, मलेज, माइल्जिया हो गया। मतलब जो कॉमन दूसरी बीमारी के अंदर साइन सिम्टम आते हैं जनरली, वैसे ही साइन सिम्टम शुरू में इस HIV इन्फेक्शन के केस में भी देखने को मिलते हैं। हेडेक, फीवर, मलेज, माइल्जिया। माइल्जिया कौन सा हो गया, मसल्स पेन हो गया। इसके अलावा आर्थेल्जिया, जॉइंट पेन, मसल्स में पेन होना, जॉइंट में पेन होना, और लिम्फ एडिनोपैथी, लिम्फ नोड का स्वेलिंग होना, लिम्फ एडिनोपैथी। ये जनरल साइन सिम्टम जो है वो HIV इन्फेक्शन की कंडीशन में भी देखने को मिलते हैं। तो जब व्यक्ति को HIV का इन्फेक्शन होता है तो शुरुआत में जो है वो जनरल साइन सिम्टम ही अपीयर होते हैं। जनरल साइन सिम्टम में हेडेक, फीवर, मलेज, माइल्जिया, ऑर्थेल्जिया और लिम्फेडिनोपैथी। माइल्जिया इज मसल्स पेन, ऑर्थेल्जिया इज जॉइंट पेन।
और लिम्फ नोड का स्वेलिंग कहीं कहीं पर देखने को जो है वो मिलता है। ये जनरल साइन सिम्टम अपीयर होते हैं, दैट इज एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन। ये एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन जो है वो वीक्स से लेकर के मंथ तक का हो सकता है, फ्यू वीक्स टू मंथ, मतलब 1 से 4 सप्ताह का ये जो है वो हो सकता है, मतलब 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने की ड्यूरेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये साइन सिम्टम इतने टाइम तक अपीयर होंगे, उसके बाद क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाते हैं। तो जनरल साइन सिम्टम आएंगे, इसी को हमने लिखा है नंबर 1 दैट एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन। 1 सप्ताह से 1 महीने की ड्यूरेशन इसकी हो सकती है। नेक्स्ट दूसरा इसके बाद जो आता है, एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन के बाद जनरल साइन सिम्टम के बाद नेक्स्ट वन आता है जिसके अंदर नंबर 2 एसिम्टोमेटिक स्टेज आती है। दूसरा इसके बाद आता है एसिम्टोमेटिक स्टेज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एसिम्टोमेटिक स्टेज का मतलब क्या हो गया, इस स्टेज में किसी तरह का कोई साइन सिम्टम जो है वो अपीयर नहीं होगा, दैट इज एसिम्टोमेटिक स्टेज। तो शुरू में जब इन्फेक्शन बॉडी के अंदर जाएगा तो जनरल साइन सिम्टम आ गए, ये 1 सप्ताह से 1 महीने का ड्यूरेशन हो सकता है। उसके बाद कौन सी स्टेज आ जाएगी, एसिम्टोमेटिक स्टेज। एसिम्टोमेटिक स्टेज के अंदर किसी तरह का, नाम से ही पता चल रहा है, विदाउट एनी सिम्टम, नो सिम्टम, किसी तरह का कोई सिम्टम जो है वो अपीयर नहीं होगा। तो नो सिम्टम अपीयर इन दिस स्टेज, नो सिम्टम्स अपीयर इन दिस स्टेज। इस स्टेज में किसी तरह का कोई साइन सिम्टम जो है वो अपीयर नहीं होगा। इस स्टेज में किसी तरह का कोई साइन सिम्टम जो है वो अपीयर नहीं होगा। इस स्टेज में किसी तरह का कोई साइन सिम्टम अपीयर नहीं होता तो फिर क्या है, एचआईवी वायरस जो है, इस अवस्था में एचआईवी वायरस जो है इज इन लेटेंट फेज। एचआईवी वायरस इस स्टेज में लेटेंट फेज के अंदर होता है। लेटेंट फेज सिंपली अपन बोलते हैं सुप्त अवस्था में होता है, मतलब अपने नंबर्स बढ़ाएगा लेकिन किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट नहीं करेगा। तो इस फेज के अंदर, एसिम्टोमेटिक फेज में, किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं आएगा इस बीमारी में, वायरस बॉडी में है लेकिन किसी तरह का कोई सिम्टम अपीयर नहीं होगा। तो क्या होता है, इस स्टेज में एचआईवी का वायरस जो है वो कौन सी फेज के अंदर है, लेटेंट फेज के अंदर है। लेटेंट फेज में क्या होता है, इंक्रीजेस इन नंबर, वायरस लगातार अपने नंबर में क्या करता है, बढ़ोतरी करता है, मल्टीप्लिकेशन होता रहता है, मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस चलती रहती है और वायरस के नंबर्स जो है वो लगातार क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ये अवस्था 1 ईयर टू 10 ईयर तक हो सकती है। 1 साल से लेकर के 10 साल तक ये अवस्था जो है वो चल सकती है। और इस अवस्था में पेशेंट को बिल्कुल कोई साइन सिम्टम नहीं आएगा, उसको लगेगा भी नहीं कि एचआईवी का इन्फेक्शन हो सकता है उसको। और इस अवस्था में शरीर के अंदर लगातार वायरस अपने नंबर्स को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। इन्फेक्शन ट्रांसफर हुआ बॉडी में जाने के बाद कौन सी सेल को अटैक करेगा, CD4 सेल उनके अंदर एंटर होगा। एंटर होने के बाद में लगातार अपने नंबर में क्या करता रहेगा, बढ़ोतरी करता रहेगा। वायरल लोड, वायरल कॉपीज जो है वो लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि CD4 सेल के अंदर ये वायरस लगातार नंबर बढ़ते जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो CD4 सेल जो है वो रप्चर हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी और सारी वायरल कॉपी जो है वो ब्लड के अंदर रिलीज हो जाएंगी। फिर दूसरी CD4 सेल के अंदर जाएगी, एंटर होने के बाद लगातार नंबर बढ़ते जाएंगे, CD4 सेल काउंट, सेल एक समय इतना ज़्यादा लोड आ जाएगा कि सेल क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। तो देखो सेल डैमेज होती जाएगी, CD4 सेल काउंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा और इन्फेक्शन लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये लगातार प्रोसेस जो है वो बॉडी के अंदर एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर चलती रहती है। CD4 सेल में बढ़ोतरी होती है नंबर की, एक टाइम पर CD4 सेल जो है वो रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के बाद फिर ब्लड में रिलीज हुए वायरस फिर दूसरी CD4 सेल में गए, फिर वापस उसके अंदर नंबर बढ़ाएंगे, फिर वो रप्चर होगी। तो जैसे जैसे CD4 सेल रप्चर होती जाएगी, नंबर्स जो है उसके क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो दूसरी अवस्था है दैट इज एसिम्टोमेटिक स्टेज, 1 साल से 10 साल तक की ड्यूरेशन हो सकती है। इसमें वायरस कौन सी फेज में है, लेटेंट फेज के अंदर है। लेटेंट फेज का मतलब क्या है, कोई साइन सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करेगा, केवल अपने नंबर्स को लगातार जो है वो बढ़ाता रहेगा। तीसरा इसके बाद आता है नेक्स्ट वन, अब इतना ज़्यादा वायरल कॉपीज हो जाएगी, नंबर इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि अब तीसरा स्टेज जो आएगा वो स्टेज आएगा थर्ड वन। पहला हमने मेंशन किया है एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन,
दूसरा हमने मेंशन किया एसिम्टोमेटिक स्टेज। तीसरा इसके बाद आता है दैट इज एड्स फुल ब्लॉन स्टेज। अब सिम्टम्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर अपीयर होंगे, एड्स फुल ब्लॉन स्टेज, और अपन इसको लिख सकते हैं सिम्टोमेटिक स्टेज। अब सिम्टम्स जो है वो ज़्यादा मात्रा में अपीयर होंगे। तो तीसरा इसके बाद आता है एक्यूट एड्स फुल ब्लॉन स्टेज और सिम्टोमेटिक स्टेज। इसमें सिम्टम्स जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर अपीयर जो है वो होंगे। इस अवस्था में अब कंटिन्यूस फीवर रहेगा, कंटिन्यूस फीवर। अब पेशेंट को बुखार आएगा तो लगातार बना रहेगा, बुखार उसका कम नहीं होगा। कंटिन्यूस लो ग्रेड फीवर लगातार जो है वो बना रहेगा। कंटिन्यूस डायरिया, पेशेंट को अब लगातार जो है वो डायरिया की प्रॉब्लम जो है वो रहेगी। कंटिन्यूस डायरिया वर्ड अपन लिख सकते हैं परसिस्टेंट डायरिया। डायरिया की प्रोसेस जो है, अगर डायरिया हो रहा है तो वो लगातार बना रहेगा, परसिस्टेंट डायरिया। ठीक नहीं होगा अब, क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, CD4 सेल काउंट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया है। लेटेंट फेज में इतनी वायरल कॉपीज बन गई है कि उन्होंने CD4 सेल्स को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब कंटिन्यूस फीवर रहेगा। परसिस्टेंट डायरिया की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलेगी। परसिस्टेंट डायरिया क्या होता है? व्हाट इज डायरिया? दैट इज पासेज ऑफ लिक्विड और वाटरी स्टूल मोर देन 3 टाइम्स ए डे। 24 घंटे में 3 बार से ज़्यादा वाटरी और लिक्विड स्टूल आ रहा है, दैट इज द डायरिया। परसिस्टेंट डायरिया क्या होता है? 14 डेज से ज़्यादा, 14 दिन, 2 सप्ताह से लगातार, पिछले 2 सप्ताह से लगातार कंटिन्यूस वाटर स्टूल पास आउट हो रहा है, और टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया? 2 वीक्स, तब वो क्या कहलाएगा? परसिस्टेंट डायरिया कहलाएगा। तो मोर देन 2 वीक्स, 2 सप्ताह के ज़्यादा का जो डायरिया है, मोर देन 2 वीक्स डायरिया, कंटिन्यूस पासेज ऑफ वाटर स्टूल, यही कंडीशन क्या कहलाती है? परसिस्टेंट डायरिया जो है वो कहलाता है। तो मिनिमम ड्यूरेशन कितना है परसिस्टेंट टर्मिनोलॉजी के लिए? 14 डेज। तो पिछले 14 दिन से लगातार वाटर स्टूल पास आउट हो रहा है, ये कंडीशन क्या कहलाएगी? परसिस्टेंट डायरिया जो है वो कहलाएगा। नेक्स्ट इसके अलावा कंटिन्यूस वेट लॉस, कंटिन्यूस वेट लॉस, लगातार पेशेंट की वजन जो है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, वजन लगातार घटता जाएगा। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस, डायरिया की प्रॉब्लम, वजन लगातार कम होता जाएगा। तो सारी चीज़ें अब कंटिन्यू रहेगी। अब साइन सिम्टम आने के बाद में डिसअपियर जो है वो नहीं होंगे। तो कंटिन्यूस डायरिया, फीवर, कंटिन्यूस वेट लॉस की प्रॉब्लम जो है वो रहेगी। और क्या देखने को मिलेगा? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है वो अब देखने को मिलेगा। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मतलब एक अपॉर्चुनिटी है। तो एड्स पेशेंट का इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से डैमेज है। हेल्पर सेल CD4 सेल्स जो है काउंट 200 से कम हो गया है। इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर है तो जनरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं रखते हैं, वो भी अब व्यक्ति को डिजीज़ करेंगे, क्योंकि इम्यून सिस्टम कोई रेस्पॉन्स दे ही नहीं रहा है। इम्यूनिटी किसकी बेटर होती है? जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, उसका इम्यूनिटी भी बेटर होगी, उसको बीमारी आसानी से नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर तो इम्यून सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो गया है, तो जल्दी से अब व्यक्ति को इन्फेक्शन होंगे, और इस एड्स बीमारी के अलावा दूसरे इन्फेक्शन भी जो है वो होने लग जाएंगे, क्योंकि इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉयड है, इम्यून रेस्पॉन्स नहीं आएगा किसी भी बीमारी के अगेंस्ट में, तो व्यक्ति को अब दूसरी बीमारियां भी होगी। इसीलिए तो सिंड्रोम बोला है इसको, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया तो बाकी इन्फेक्शन भी बॉडी को होने लग जाएगा। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है? डिजीज़ प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी है, दैट इज़ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना है। HIV के केस में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, तो वो आपको याद रखना है PCP इन्फेक्शन। कौन सा याद रखना है? PCP, दैट इज न्यूमोसिस्टिक न्यूमोनाई, न्यूमोसिस्टिक न्यूमोनाई, PCP। दिस इज द मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ओवरऑल वर्ल्ड की बात की जाए तो सबसे कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन HIV में कौन सा है? दिस इज PCP, न्यूमोसिस्टिक न्यूमोनाई। ये तो डिजीज हो गया, मतलब एक न्यूमोनिया एक तरह का हो गया। इसकी जगह पे नाम लिखा हुआ आ सकता है और न्यूमोसिस्टिक
कैरिनी। न्यूमोसिस्टिक न्यूमोनिया, ये तो डिजीज हो गया, न्यूमोनिया कॉज करेगा एक तरह का। पॉजिटिव एजेंट जो है वो कौन सा है, न्यूमोसिस्टिक कैरिनी है, और इसकी जगह लिखा हुआ हो सकता है न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसी, कोई सा भी नाम हो एक ही बात है, कोई सा भी नाम हो एक ही बात है, ठीक है। पीसीपी लिखा हुआ हो सकता है, न्यूमोसिस्टिक न्यूमोनाई, न्यूमोसिस्टिक कैरिनी लिखा हो सकता है, और न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसी जो है, कोई सा भी नाम इसमें से हो सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है, यही चूज करना है। दिस इज द मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक, वर्ल्ड वाइड जो बात की जाए, दिस इज द मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बात करें, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है ये, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, दिस इज पीसीपी। नेक्स्ट इसके अलावा आता है पीसीपी के अलावा, दिस इज द मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बात किया जाए। नेक्स्ट इसके बाद आपको याद रखना है ट्यूबरक्लोसिस। पीसीपी के बाद दूसरा कौन सा आता है, ट्यूबरक्लोसिस आता है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के अंदर दूसरा ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, लंग्स का क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन, दैट इज द ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, दिस इज मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन इंडिया। इंडियन कंसेंट की बात की जाए तो मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन इंडिया, इंडिया के अंदर ट्यूबरक्लोसिस, और वर्ल्ड वाइड बात करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, दैट इज पीसीपी होगा। दोनों चीजें ध्यान रखनी है। तो ओवरऑल पीसीपी है, इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वो कौन सा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो हो गया। ये सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है वो एड्स पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अगर एड्स की प्रॉब्लम हुई है तो फिर सिम्टोमेटिक स्टेज के अंदर बाकी डिसऑर्डर भी होने लगे। बाकी में सबसे कॉमन कौन सा, पीसीपी, और फिर कौन सा, ट्यूबरक्लोसिस। वर्ल्ड वाइड पीसीपी, इंडिया के हिसाब से बात करेंगे तो वो कौन सा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन हो गया। इसके अलावा कपोसी सार्कोमा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखना है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन। कपोसी सार्कोमा ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। निम्न में से कौन सा सार्कोमा एड्स पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा, तो एड्स पेशेंट में कौन सा कॉमन है, दैट इज कपोसी सार्कोमा, अनदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। कपोसी सार्कोमा, दिस इज द कैंसर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, ये कैंसर एक प्रकार का सार्कोमा, कैंसरस कंडीशन हो गया, तो दिस इज द कैंसर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू और स्किन का कैंसर हो गया, दैट इज कपोसी सार्कोमा। स्किन, ओरल कैविटी, ये कैंसर हो गया, दैट इज कपोसी सार्कोमा। तो स्किन के ऊपर पैचेस से दिखाई देते हैं, ओरल कैविटीज के अंदर पैचेस, आईज के अंदर पैचेस वगैरह जो है वो देखने को मिलते हैं। ऑल ओवर बॉडी स्किन कहीं पर भी पैचेस देखने को मिलेंगे, कपोसी सार्कोमा वाली कंडीशन। तो कैंसर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, स्किन, ओरल कैविटी का ये कैंसर हो गया, दैट इज द कपोसी सार्कोमा। ये भी किस में देखने को मिलेगा, एड्स पेशेंट, एचआईवी में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के रूप में देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। तो पीसीपी, ट्यूबरक्लोसिस, कपोसी सार्कोमा, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन केस ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, एड्स पेशेंट। दिस इज नंबर 3, दैट इज एड्स फुल ब्लॉन स्टेज और सिम्टोमेटिक स्टेज। हम बात कर रहे हैं साइन सिम्टम ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन एड्स पेशेंट। पहला हमने लिखा एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन, दूसरा इसके बाद एसिम्टोमेटिक स्टेज, तीसरा इसके बाद कौन सा हो गया, सिम्टोमेटिक स्टेज। नेक्स्ट वन इसके बाद में लास्ट आता है नंबर 4, दैट इज टर्मिनल स्टेज। टर्मिनल स्टेज, और इसको अपन लिखेंगे एंड स्टेज। टर्मिनल स्टेज और एंड स्टेज, यहाँ पर ये एड्स फुल ब्लॉन स्टेज, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन अब इतना ज़्यादा हो जाएगा कि रिकवरी पॉसिबल नहीं है, और विद इन 6 मंथ जो है वो पेशेंट की क्या होगी, डेथ होगी, अब रिकवरी पॉसिबल नहीं रहेगी। तो फाइनली पेशेंट की डेथ होगी, दैट इज द एंड स्टेज और टर्मिनल स्टेज। ये 4 स्टेजेज है साइन सिम्टम ऑफ एड्स पेशेंट और एचआईवी इन्फेक्शन। इन 4 स्टेजेज में ये कंप्लीट होते हैं। एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन, एसिम्टोमेटिक, फिर सिम्टोमेटिक, और लास्ट में कौन सा हो गया, टर्मिनल स्टेज और एंड स्टेज। ये परसिस्टेंट डायरिया, परसिस्टेंट फीवर, इसके बाद मोस्टली और हार्डली 6 मंथ लाइफ रहेगी।
उसमें 6 मंथ के अंदर जो है वो पेशेंट क्या हो जाएगा, एक्सपायर जो है वो होगा। ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। सो दीज आर द साइन सिम्टम ऑफ HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन में ये साइन सिम्टम आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हेडिंग लिखना है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन जो है वो किस टाइप से होता है। नंबर 1 इज सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा। HIV ट्रांसमिशन बाय सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा। सेक्सुअल कांटेक्ट की बात करें तो मेल टू फीमेल ट्रांसफर ज़्यादा कॉमन होता है एज कंपेयर टू फीमेल टू मेल। मेल टू फीमेल ट्रांसफर इज मोर कॉमन। मेल टू फीमेल ट्रांसफर ज़्यादा होता है, मतलब HIV इन्फेक्टेड मेल है उससे फीमेल को HIV इन्फेक्शन ज़्यादा होता है बजाय कि फीमेल टू मेल ट्रांसफ़र। तो मेल से फीमेल में ट्रांसफर रेट ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू फीमेल टू मेल ट्रांसफ़र। नेक्स्ट इसके अलावा सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, इससे भी HIV इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर में हो सकता है कि किसी को HIV इन्फेक्शन है तो फिर एक से दूसरे में ट्रांसफ़र जो है वो हो सकता है। तो सेक्स वर्कर्स जो होते हैं उनमें ये डिसऑर्डर जो है वो ज़्यादा इंटेंसिटी में, टेंडेंसी में, इंसिडेंस में जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि सेक्स वर्कर मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स होते हैं पार्टनर के साथ में। तो उस कंडीशन में जो है वो अगर प्रिकॉशंस फॉलो नहीं किए हैं तो फिर ट्रांसफ़र होने के चांसेस जो है वो रहते हैं। तो मेल टू फीमेल ट्रांसफ़र ज़्यादा है। सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स जो है उस कंडीशन में भी HIV इन्फेक्शन के ट्रांसफ़र के चांसेस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एनल सेक्स से HIV ट्रांसमिशन जो है वो ज़्यादा होता है। एनल सेक्स मोर ट्रांसफ़र ऑफ HIV इन्फेक्शन। एनल सेक्स की कंडीशन में HIV का ट्रांसमिशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, मेल टू फीमेल ट्रांसफ़र और एनल सेक्स, ये सारी चीज़ें HIV ट्रांसमिशन को बढ़ाने का काम जो है वो करती है। दिस इज़ द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सबसे ज़्यादा HIV का ट्रांसमिशन की अपन बात करें तो वो भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा देखने को मिलता है। तो पहला हो गया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा, और ये टेंडेंसी जो है वो इसके अंदर रहेगी। दूसरा इसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अपन बात करें, सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद आता है पेरेंट्रल ट्रांसमिशन। पेरेंट्रल ट्रांसमिशन, पेरेंट्रल ट्रांसमिशन की अपन बात करें तो पेरेंट्रल ट्रांसमिशन में कॉन्टामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, कॉन्टामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, इसकी वजह से HIV का ट्रांसफर जो है वो हो सकता है। ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, इनकी वजह से HIV का ट्रांसमिशन हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति के ब्लड के संपर्क में उसका ब्लड आता है तो HIV का ट्रांसमिशन होने के चांसेस है। ये दूसरा तरीका हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV, दैट इज पेरेंट्रल। पेरेंट्रल में कॉन्टामिनेटेड ब्लड, HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लड किसी दूसरे हेल्दी व्यक्ति के ब्लड के संपर्क में आता है तो HIV का ट्रांसमिशन जो है वो होगा। दैट इज द पेरेंट्रल मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जैसे किसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में चेक नहीं किया, क्रॉस मैच नहीं किया, HIV इन्फेक्टेड पेशेंट का ब्लड ले लिया, दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया, उस कंडीशन में हो सकता है। निडलिस्टिक इंजरी कॉमन इन हेल्थ केयर पर्सोनेल, हेल्थ वर्कर के अंदर ये कॉमन निडलिस्टिक इंजरी की वजह से भी HIV का ट्रांसफ़र हो सकता है। HIV इन्फेक्टेड पर्सन उसको कैनुलेशन कर रहे हैं, इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हैं और उसका इन्फेक्टेड निडल जो है वो हेल्थ केयर पर्सन को प्रिक हो गया तो उस कंडीशन में भी ट्रांसमिशन के चांसेस जो है वो रहते हैं। तो इसके ट्रांसमिशन का एक रेशियो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन रेट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय contaminated blood and mucus। HIV इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसका ब्लड और उसका म्यूकस, इससे ट्रांसमिशन की रेट की अपन बात करें तो ये चांसेस कितना है 0.36% है। इसको याद रखना है
इस नंबर को याद रखना है, 0.36। 36 का आंकड़ा एक तरह से याद रखना है, 0.36% है। तो HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उसका ब्लड और म्यूकस, इससे ट्रांसमिशन रेट जो है वो कितना है, 0.36% है। दूसरे हेल्दी पर्सन को HIV इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। इस नंबर को आपको याद रखना है, 0.36% पॉसिबिलिटी जो है वो रहती है। तो दूसरा तरीका कौन सा हो गया, दैट इज पेरेंटल ट्रांसमिशन ऑफ HIV। लास्ट वन तीसरा इसके बाद आता है, पेरेंटल के बाद पेरीनेटल ट्रांसमिशन। पेरीनेटल ट्रांसमिशन, तीसरा रूट कौन सा आएगा, एक सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा हो गया, दूसरा पेरेंटल मतलब कॉन्टामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से हो गया, और तीसरा कौन सा आएगा, पेरीनेटल। पेरीनेटल का मतलब पेरीनेटल में तीनों चीजें आती है। पेरीनेटल में तीनों चीजें कौन सी आती है सर, पेरीनेटल में तीनों चीजें आती है, प्रीनेटल, प्रीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल। तीनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, पेरीनेटल बोलते हैं, प्री, इंट्रा एंड पोस्टनेटल। तीनों को मिला के एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज पेरीनेटल। प्री, इंट्रा, पोस्ट। नेटल शब्द का मतलब क्या हो गया, डिलीवरी। तो प्रीनेटल डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद, तीनों ही टाइम इन्फेक्शन HIV इन्फेक्टेड मदर से बेबी को ट्रांसफर हो सकता है। तो मदर से फीटस को ट्रांसफर हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदर से बेबी को ट्रांसफर हो सकता है एट द टाइम ऑफ लेबर, और मदर से बेबी को ट्रांसफर हो सकता है आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद। तो प्रीनेटल ट्रांसमिशन और इंट्रानेटल ट्रांसमिशन, इसकी अगर अपन बात करें, प्रीनेटल मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन ट्रांसफर हो रहा है, पहले अपन इन दोनों के बारे में लिखते हैं। पेरीनेटल में, प्रीनेटल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान ट्रांसमिशन ऑफ HIV, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रांसमिशन ऑफ HIV का ट्रांसमिशन किसके थ्रू होगा, थ्रू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है। तो अगर HIV इन्फेक्टेड मदर है, प्रेगनेंसी है, तो उस फीमेल से, प्रेग्नेंट लेडी से HIV का इन्फेक्शन जो है वो बेबी को, फीटस को ट्रांसफ़र हो सकता है। किसके थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है, प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है। तो पेरीनेटल कंडीशन में HIV का इन्फेक्शन जो है, प्री नेटल कंडीशन में HIV इन्फेक्शन जो है वो प्रेग्नेंट लेडी से फीटस में ट्रांसफ़र हो सकता है, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। कितना परसेंट पॉसिबिलिटी है, 14 से 25% पॉसिबिलिटी ओवरऑल है। तो प्लेसेंटा के थ्रू इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है, ओवरऑल पॉसिबिलिटी कितना है, 14 to 25% है। ये ट्रांस प्लेसेंटल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ट्रांस प्लेसेंटल HIV ट्रांसफ़र। इसका रेश परसेंटेज की बात करें तो वो कितना है, 14 से 25% पॉसिबिलिटी होती है कि प्लेसेंटा के थ्रू इन्फेक्शन जो है वो किस में ट्रांसफ़र हो जाए, फीटस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। ये क्या कहलाएगा, ट्रांस प्लेसेंटल HIV ट्रांसफ़र। ठीक है, आपको याद हो तो हमने प्लेसेंटा के फंक्शन में प्लेसेंटा टॉपिक पढ़ा था, तब पढ़ा था कि प्लेसेंटा के थ्रू इन्फेक्शन मदर से फीटस में ट्रांसफ़र हो सकता है, उसमें एक टॉर्च इन्फेक्शन लिखा था। ट्रांस प्लेसेंटल उसी को वर्टिकल ट्रांसमिशन हमने बोला था। टॉर्च इन्फेक्शन में टॉक्सोप्लाज्मा गोनिडी, ओ से अदर वायरस, अदर में हमने HIV और ऑर्थोमिक्सो लिखा था। तो HIV इन्फेक्शन प्रेग्नेंट लेडी से फीटस में प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है। रेट की बात करेंगे तो वो कितना हो गया, 14 to 25% हो गया। इसके अलावा इसी के अंदर और याद रखना है, ट्रांसमिशन ऑफ HIV ट्रांसफर, HIV ट्रांसफर अप टू 36 वीक, 30% पॉसिबिलिटी जो है वो रहती है। यानी इन्फेक्टेड HIV इन्फेक्टेड मदर है, 36 वीक से पहले की प्रेगनेंसी है, तो कितना परसेंट पॉसिबिलिटी है HIV ट्रांसफर होने का, 30%। ओवरऑल हमने कितना लिखा है, 14 से 25% लिखा है, लेकिन अब स्पेसिफाइड किया कि 36 वीक पहले कितना पॉसिबिलिटी है, 30% पॉसिबिलिटी है कि HIV का ट्रांसफर जो है वो किस में हो सके, मदर से फीटस के अंदर हो सकता है। ये 30% पॉसिबिलिटी जो है वो रहेगी, सॉरी 20%, नॉट 30%, सॉरी 20% पॉसिबिलिटी रहेगी, करेक्शन करना है इसको। बिफोर और अप टू 36 वीक, 36 वीक से पहले पहले कितना परसेंट, 20% पॉसिबिलिटी है कि HIV का इन्फेक्शन मदर से किस में ट्रांसफर हो, फीटस के अंदर ट्रांसफर हो।
दूसरा इसके बाद ड्यूरिंग लेबर की अपन बात करते हैं, वो अगला अपन इंट्रापार्टम पीरियड के अंदर मेंशन करते हैं। तो यहाँ तक ये एंटीपार्टम का हो गया। ओवरऑल प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन ट्रांसफर होने का चांसेस ट्रांसप्लेसेंटल 14 से 25%। 36 वीक से पहले पहले की बात करेंगे कितना 20% पॉसिबिलिटी जो है वो रहेगी। ये तो एंटीनेटल पीरियड के अंदर हो गया। प्रीनेटल पीरियड के अंदर एंटीनेटल और प्रीनेटल एक ही बात है। नेक्स्ट दूसरा कौन सा लिखा है अपन ने, इंट्रानेटल। इंट्रानेटल इंट्रानेटल पीरियड की अपन बात करते हैं तो ड्यूरिंग लेबर और ड्यूरिंग डिलीवरी की अपन बात करते हैं। तो इसमें इन्फेक्शन ट्रांसफर होने की रेशियो की अपन बात करें तो ड्यूरिंग लेबर 36 वीक के बाद से लेकर के 36 वीक से पहले तो 20% अपन ने मेंशन किया है। ड्यूरिंग लेबर की अपन बात करते हैं, लेबर में सारी चीज़ें आ गया, फर्स्ट स्टेज ऑनसेट ऑफ लेबर से आ गया। तो 36 वीक के बाद से लेकर के ड्यूरिंग लेबर तक की अपन बात करें, इसमें पॉसिबिलिटी जो है वो कितना परसेंट है, 50% पॉसिबिलिटी है इन्फेक्शन ट्रांसफर होने का। और ड्यूरिंग डिलीवरी की अपन बात करते हैं, ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान पॉसिबिलिटी जो है वो कितना है, 30% है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया कि HIV ट्रांसमिशन के चांसेस सबसे ज़्यादा कब है, तो एट द टाइम ऑफ लेबर, ड्यूरिंग लेबर, और 36 वीक के बाद से लेकर के ड्यूरिंग लेबर पॉसिबिलिटी जो ज़्यादा है 50% है। डिलीवरी के टाइम, डिलीवरी एक पार्ट हो गया लेबर का। डिलीवरी का मतलब जब फीटस एक्सपेल आउट हो रहा है तब कितना परसेंट पॉसिबिलिटी है, 30% पॉसिबिलिटी है कि मदर का कॉन्टामिनेटेड ब्लड अगर बेबी के कॉन्टामिनेटेड ब्लड के कांटेक्ट में आया डिलीवरी के टाइम पर तो जो है वो HIV का ट्रांसमिशन जो है वो हो सकता है। पॉसिबिलिटी कितना हो गया, 30%। तो बताओ टर्म कंडीशन में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है या प्री टर्म कंडीशन के अंदर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो 36 वीक से पहले पहले तो अपन ने पढ़ा कि 20 वीक है, 36 वीक के बाद की अपन बात करें तो 50% है, और डिलीवरी के दौरान जो बात कर रहे हैं वो कितना हो गया, 30% पॉसिबिलिटी जो है वो रहेगा। ये परसेंटेज अलग अलग हिसाब हो गया। ओवरऑल हमने कितना लिखा है, 14 से 25% पॉसिबिलिटी है कि प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन फीटस को ट्रांसफर हो। ये ओवरऑल एक वैल्यू जो है वो हो गया। बाकी इंडिविजुअली अलग अलग करना है तो 20%, 50% और कौन सा हो गया, 30%। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी कब हो गया, एट द टाइम ऑफ लेबर, लेबर के दौरान पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इसलिए मोस्ट ऑफ केसेस में सीजेरियन प्रेफर करेंगे। अगर HIV इन्फेक्टेड मदर है तो सीजेरियन डिलीवरी को प्रेफर करते हैं। सीजेरियन में चांसेस कम हो जाते हैं HIV ट्रांसमिशन के, इसलिए HIV इन्फेक्टेड मदर में ज़्यादातर सीजेरियन जो है वो डिलीवरी जो है वो परफॉर्म करते हैं, सी सेक्शन के द्वारा डिलीवरी करवाते हैं ताकि ट्रांसमिशन के चांसेस कम हो सके। तीसरा इसके बाद आता है पोस्ट नेटल पीरियड, प्रीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल, तीनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं, पेरीनेटल कंडीशन जो है वो बोल रहे हैं। तो तीसरा इसके बाद आता है पोस्टनेटल पीरियड, और पोस्टनेटल कंडीशन की बात आ गया। पोस्टनेटल कंडीशन में किसके थ्रू HIV ट्रांसफर हो सकता है, HIV ट्रांसफर थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू HIV जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। पोस्टनेटल पीरियड, डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग होगा, ब्रेस्ट फीडिंग होगा तो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू HIV का ट्रांसमिशन जो है वो हो सकता है। कितना परसेंट पॉसिबिलिटी है, 14 to 28% पॉसिबिलिटी है। लगभग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग का बराबर है, लगभग बराबर है, थोड़ा सा ज़्यादा अपन बात करेंगे वो ब्रेस्ट फीडिंग के केस में। तो HIV ट्रांसफर थ्रू ब्रेस्ट मिल्क 14 से 28% पॉसिबिलिटी जो है वो रहता है। लेकिन अगर डॉक्टर को लगता है कि बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिलेगा तो उसका सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, उसके लिए रिस्की हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, तो डॉक्टर्स के द्वारा ब्रेस्ट फीडिंग एडवाइस किया जाएगा। तो WHO के अनुसार HIV इन्फेक्टेड मदर ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। WHO के अनुसार ये रिकमेंड किया जाता है कि डॉक्टर्स का डिसीजन बच्चे की हेल्थ के हिसाब से और मदर की डिज़ायर क्या है, तो टोटली डिपेंड्स ऑन मदर्स डिज़ायर। अगर माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहती है तो वो करा सकती है, नहीं कराना चाहती है तो उसकी विश है। और डॉक्टर्स को लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूरी है, इसके बिना सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, तो भी एडवाइस किया जाएगा। जनरली क्या करते हैं, जनरली मना करते हैं कि अगर HIV इन्फेक्टेड है
तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं, जनरल प्रैक्टिस में मना करते हैं, सीधा सीधा मना किया जाता है नहीं कराना है, और बाकी सप्लीमेंट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके सहारे चल जाएगा। लेकिन ऐसा क्रिटिकल है, डॉक्टर को लग रहा है कि सप्लीमेंट से नहीं चलेगा, ब्रेस्ट फीड देना ही पड़ेगा, जो कि बहुत कम केसेस में देखने को मिलेगा, तो इसलिए अपन बोलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है अकॉर्डिंग टू WHO। हाँ, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। जनरल वे में अगर मदर पूछती है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना है नहीं कराना है नर्स से, तो नर्स का सीधा जवाब होगा नहीं कराना है। बाकी अगर डॉक्टर को लग रहा है तो वो खुद बता देंगे, अदरवाइज नर्सेज रेस्पॉन्स ये रहेगा कि ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करनी है, नहीं कराना है। WHO के अनुसार कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये तीसरा हो गया, पोस्ट नेटल पीरियड ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू WHO ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग पहले हमने पढ़े थे, उसमें भी कहीं ब्रेस्ट फीडिंग नाम नहीं आया था, उसमें रियल हमने पढ़ा था, रेडिएशन थेरेपी, डेरिवेटिव्स, एंटी मेटाबोलाइट्स और लिथियम थेरेपी, इन कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। और बच्चे में अगर गैलेक्टोसेमिया और फिनाइल कीटोन यूरिया है तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कहीं भी HIV का नाम नहीं था। तो अकॉर्डिंग टू WHO ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। क्लियर है? रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। सो दीज आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV हमने डिस्कस किया। पहला सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, दूसरा हमने लिखा है पेरेंटल, और तीसरा हमने लिखा है पेरीनेटल। पेरीनेटल में प्रीनेटल प्लेसेंटा के थ्रू, डिलीवरी लेबर के टाइम पर, और पोस्ट नेटल में ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू HIV का ट्रांसमिशन हो सकता है। ये हमने मेंशन किया मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था हमने, उसके बाद में HIV की एनाटमी, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, उसके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने साइन सिम्टम की 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ा, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। नेक्स्ट इसके बाद में आता है अगर HIV इन प्रेगनेंसी है, HIV इन प्रेगनेंसी, तो उस कंडीशन में जिडोवुडिन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिडोवुडिन 100 mg ओरली 5 times a day, दिन में 5 बार 100 mg ओरली जिडोवुडिन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मतलब टैबलेट हो गया जिडोवुडिन, 100 mg का एक टैबलेट, दिन में 5 बार जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? टोटल अमाउंट हो गया 500 mg पर डे। एक दिन में पूरा 500 mg प्रोवाइड करेंगे, 100 mg 5 बार है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 500 mg पर डे के हिसाब से हो गया। स्टार्ट कब करते हैं? आफ्टर 14 वीक। स्टार्ट आफ्टर 14 वीक। 14 वीक्स बाद जो है ये स्टार्ट करते हैं, और जिडोवुडिन टैबलेट पर डे 500 mg अमाउंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इजीली अवेलेबल है जिडोवुडिन। बाकी जो इस HIV इन्फेक्टेड के अंदर मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे, एक तो ये सिंगल हो गया, जिडोवुडिन की बात करें, आसानी से ART क्लिनिक के ऊपर, ART दैट इज एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ART क्लिनिक पर जिडोवुडिन हर जगह आसानी से अवेलेबल हो जाती है। लेकिन WHO क्या रिकमेंड करता है? WHO मल्टीपल मेडिकेशंस जो है वो रिकमेंड करता है। तो WHO के अनुसार वो कौन सी है? दैट इज HAART। तो HIV इन्फेक्शन के केस में क्या प्रोवाइड किया जाता है? HAART, ये थेरेपी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। पहले केवल ART नाम था, ART। अब कौन सा आपको याद रखना है? HAART, हार्ट। ये थेरेपी काम में ली जाती है HIV इन्फेक्शन की कंडीशन में। क्या है ये? दैट इज फुल फॉर्म इसका हाईली एक्टिव, HA ये वर्ड और ऐड कर लिया है, दैट इज हाईली एक्टिव, और ART से तो है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ये प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ HAART, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ये फुल फॉर्म किसका हो गया? HAART का। इस HAART थेरेपी के अंदर, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के अंदर 3 कैटेगरी की अपन बात करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी? NRTI, एक कैटेगरी वाली ये मेडिसिन है। फिर दूसरा कैटेगरी, तीसरा कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग मेडिसिन है, उनका कॉम्बिनेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर पहली कैटेगरी कौन सी हो गई? NRTI,
NRTI इज न्यूक्लियोसाइड और RTI से हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ये NRTI का फुल फॉर्म है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। इस NRTI के अंदर कौन सी मेडिकेशन आती है? फॉर एग्जांपल जिडोवुडिन, लैमिवुडिन, ये एग्जांपल है इसके। जिडोवुडिन, लैमिवुडिन, जेलसिटाबाइन, स्टेवुडिन, these are the example of NRTI. Zidovudin, lamivudine, gemcitabine, stavudine, these are the example of NRTI, that is nucleoside reverse transcriptase inhibitor। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनिबिट करने का काम करेगी ये मेडिकेशन। इसमें से एक अभी जिडोवुडिन हमने लिखा था 500 mg पर डे 14 वीक के बाद जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये इजीली अवेलेबल है, ART क्लिनिक पर आसानी से मिल जाती है, तो यही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो जिडोवुडिन, लैमिवुडिन, जेलसिटाबाइन और स्टेवुडिन, ये किस में आती है? NRTI कैटेगरी के अंदर आती है। क्लियर है? आगे नेक्स्ट दूसरा इसके बाद आता है, नोट कर लिया होगा इसको। नेक्स्ट नंबर 2 इसके बाद में NRTI के बाद नंबर 2 दूसरा इसके बाद है NNRTI। NRTI में एक N और ऐड कर दिया, दैट इज NNRTI। NNRTI दैट इज नॉन न्यूक्लियोसाइड। NRTI का नाम वो ही लिखना है, बस एक N और जुड़ गया, दैट इज नॉन, बाकी सेम है। तो नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ये दूसरी कैटेगरी हो गई। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, फुल फॉर्म हो गया NNRTI का, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है नेविरापिन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ NNRTI। और सिंपली क्वेश्चन पूछते हैं ड्रग ऑफ चॉइस ART के अंदर, WHO के अनुसार सिंगल ड्रग ऑफ चॉइस कोई सा ही नहीं है, कंबाइन काम में लेते हैं, लेकिन फिर भी एक चॉइस करना है तो आपका आंसर कौन सा रहेगा? नेविरापिन जो है वो रहेगा। अगर एक ही जिडोवुडिन अलग दे दिया, नेविरापिन अलग दे दिया, जेलसिटाबाइन अलग दे दिया, अगर ये सारे अलग अलग देते हैं तो एक चॉइस करना है तो फिर आंसर कौन सा रहेगा? नेविरापिन रहेगा। तो इस NNRTI कैटेगरी में कौन सी आती है? नेविरापिन आती है, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तीसरा कैटेगरी इसके बाद में है, दैट इज प्रोटीएस इनहिबिटर, प्रोटीएस इनहिबिटर्स। प्रोटीएज इनहिबिटर्स, इसका एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है, प्रोटीएज इनहिबिटर के अंदर कौन सी आती है? इंडिनावीर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीएज इनहिबिटर। तो तीन कैटेगरी हो गया, NRTI, NNRTI और तीसरा कौन सा हो गया? प्रोटीएज इनहिबिटर। जिडोवुडिन NRTI में, नेविरापिन जो है वो NNRTI में, और इंडिनावीर जो है वो किस में हो गया? प्रोटीएज इनहिबिटर्स के अंदर हो गया। ये कैटेगरी हो गया तीन, HAART के अंदर ये आती है, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के अंदर। तीन कैटेगरी अलग अलग हो गया। अब WHO क्या रिकमेंड करता है? तो WHO रिकमेंड करता है, HAART में WHO रिकमेंड, कोई सिंगल रिकमेंड नहीं है, WHO रिकमेंड करता है 2 फ्रॉम NRTI कैटेगरी, दो मेडिसिन जो है, दो टैबलेट जो है वो NRTI में से, NRTI न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिसमें जिडोवुडिन, स्टेवुडिन, लैमिवुडिन, जेलसिटाबाइन लिखा था, तो उन चारों में से तो दो हो गया, 2 फ्रॉम NRTI प्लस 1 फ्रॉम NNRTI। एक नेविरापिन हो गया, वो किस में से हो गया?
NNRTI में से हो गया। तो 2 तो हो गया NRTI में से, 1 फ्रॉम NNRTI। ये रिकमेंड किया जाता है किसके द्वारा? WHO के द्वारा, HAART के अंदर। कोई एक कैटेगरी जो है वो काम में नहीं लेंगे। अगर ओवरऑल पूछा हुआ है, सारे कंबाइन में दे रखे हैं, तो 2 फ्रॉम NRTI एंड 1 फ्रॉम NNRTI, ये रहेगा चॉइस के रूप में। अलग अलग दे रखा है तो फिर आपका चॉइस जो है वो कौन सा रहेगा? नेविरापिन जो है वो आंसर रहेगा। क्लियर है? तो दिस इज द HAART थेरेपी, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। उसमें ये मेडिकेशन कॉम्बिनेशन काम में लिया जाता है। 2 तो NRTI में से और एक मेडिसिन NNRTI में से प्रोवाइड करेंगे। सिंगल ड्रग पूछा है तो आपका आंसर नेविरापिन जो है वो रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद में आपको याद रखना है, ये मेडिकेशन के बाद में लास्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ HIV इन्फेक्टेड प्रेगनेंसी। HIV इन्फेक्टेड प्रेगनेंसी है, लेबर है, डिलीवरी है, उसमें क्या मैनेजमेंट जो है वो फॉलो करेंगे? तो मैनेजमेंट की अपन बात करते हैं तो इसमें यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को जो है वो फॉलो करेंगे। फॉलो द यूनिवर्सल प्रिकॉशन। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जो है वो फॉलो करेंगे इस कंडीशन के अंदर। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को अब स्टैंडर्ड प्रिकॉशन बोलते हैं। पुराना नाम क्या है? यूनिवर्सल प्रिकॉशन। नया नाम इनका क्या है? स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। हालांकि पुराना नाम भी चलता है, अभी भी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस भी चलता है। नया नाम जो है वो इसका कौन सा हो गया? स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। इसको फॉलो करते हैं। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन और यूनिवर्सल प्रिकॉशन में सातों चीज़ें आती हैं। हैंड वॉशिंग, ग्लव्स, गाउन, मास्क हो गया, कैप हो गया, शू कवर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है, गोगल्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो इस यूनिवर्सल प्रिकॉशन के अंदर जो है वो आती है। तो सातों चीज़ों को फॉलो करेंगे। हैंड वॉशिंग सीक्वेंस आप फंडामेंटल के अंदर डिस्कस करेंगे। इन प्रोसीजर्स का सीक्वेंस क्या होता है? हैंड वॉशिंग, मास्क, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ग्लव्स, गाउन, कैप, गोगल्स, शू कवर, ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो है वो फॉलो करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सारी चीज़ें जो है वो फॉलो करते हैं। तो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर हैंड वॉशिंग, मास्क, ग्लव्स, गाउन, कैप, गोगल्स और शू कवर, ये सारी चीज़ें प्रोटेक्शन लेंगे ताकि पेशेंट से हेल्थ केयर पर्सोनेल के अंदर इन्फेक्शन ट्रांसफ़र ना हो, ताकि इन्फेक्शन ट्रांसफ़र को रोका जा सके। तो खुद की सेफ्टी के लिए, हेल्थ केयर वर्कर के प्रोटेक्शन के लिए यूनिवर्सल प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन फॉलो किया जाएगा। फीमेल को मना कर नहीं सकते हैं, ये अगेंस्ट द लॉ हो जाएगा। HIV इन्फेक्टेड मदर है तो भी, प्रेगनेंसी है, डिलीवरी परफॉर्म कराना पड़ेगा। कोई भी हॉस्पिटल जो है वो मना नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो है वो फॉलो करेंगे। ग्लव्स की बात करते हैं, डबल ग्लविंग्स वगैरह परफॉर्म किया जाता है ऐसे केसेस के अंदर, लेकिन परफॉर्म कराना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके अलावा अपन बात करें मैनेजमेंट के अंदर ये और क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ेंगे? यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हो गया। नेक्स्ट इसके अलावा अवॉइड एपिजियोटॉमी, एपिजियोटॉमी प्रोसीजर्स को अवॉइड करेंगे। अवॉइड द यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन, एक्सेस यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन को अवॉइड करेंगे। एपिजियोटॉमी में ब्लीडिंग होगा, ऑक्सीटोसिन यूज़ करेंगे, ज़्यादा मात्रा में यूज़ हुआ तो यूट्रस रप्चर हो सकता है। कुल मिला के ब्लीडिंग को कम से कम होने के चांसेस फॉलो करने हैं। तो अवॉइड द यूज़ ऑफ एपिजियोटॉमी अवॉइड करेंगे, अवॉइड एक्सेस यूज़ ऑफ ऑक्सीटोसिन ताकि ब्लीडिंग कम से कम रखा जा सके। नेक्स्ट इसके अलावा 50% केसेस के अंदर क्या परफॉर्म करते हैं? सीजेरियन सेक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो अगर इस HIV इन्फेक्टेड मदर की बात की जाए तो सीजेरियन सेक्शन इज प्रेफर ओवर वेजाइनल डिलीवरी। HIV इन्फेक्टेड केसेस के अंदर 50% से ज़्यादा केसेस के अंदर सीजेरियन सेक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। तो HIV इन्फेक्टेड मदर में प्रायोरिटी किसको देंगे? वेजाइनल डिलीवरी को या सीजेरियन सेक्शन को? सीजेरियन सेक्शन को प्रायोरिटी देंगे। सीजेरियन सेक्शन से एक्सपोजर के चांसेस को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद में लिखना है, डिलीवरी ऑफ HIV इन्फेक्टेड मदर, डिलीवरी ऑफ HIV इन्फेक्टेड मदर, HIV इन्फेक्टेड मदर की डिलीवरी करवा रहे हैं
उसमें प्रायोरिटी कंसर्न क्या रहेगा? प्रायोरिटी कंसर्न, पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी? पहली प्रायोरिटी ये रहेगी, मिनिमाइज द एक्सपोजर ऑफ फीटस, बेबी, मिनिमाइज एक्सपोजर ऑफ बेबी। ये पहला प्रायोरिटी जो है वो रहेगा, मतलब सेफ डिलीवरी जो है वो परफॉर्म करवानी है, बच्चे का एक्सपोजर कम से कम रखना है, मदर के कांटेक्ट में कम से कम आए, ब्लड के कांटेक्ट में कम से कम आए। तो प्रायोरिटी कंसर्न क्या रहेगा? मिनिमाइज एक्सपोजर ऑफ बेबी अगेंस्ट मैटरनल ब्लड, अगेंस्ट मैटरनल ब्लड। बच्चे का एक्सपोजर मदर के ब्लड में कम से कम किया जा सके, इस हिसाब से डिलीवरी जो है वो परफॉर्म करवानी है। तो सिजेरियन सेक्शन जो है वो ज़्यादा बेटर चॉइस इसके अंदर रहेगा। ये प्रायोरिटी कंसर्न रहेगा इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ HIV इन्फेक्टेड मदर। बच्चे के एक्सपोजर को मदर के ब्लड में कम से कम करवाना है, कम से कम यही करवाना है ताकि इन्फेक्शन के जाने के चांसेस को क्या करना है, कम करना है। कुल मिला के ये बच्चे को इन्फेक्शन ना जाए, ये प्रायोरिटी कंसर्न जो है वो रहेगा। तो मिनिमाइज एक्सपोजर ऑफ बेबी अगेंस्ट मैटरनल ब्लड, इसके लिए सिजेरियन सेक्शन को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद में लिखना है, कैसे एक्सपोजर को कम कर सकते हैं? कंटिन्यूअस मॉपिंग ऑफ ब्लड, कंटिन्यूअस मॉपिंग और सॉकिंग ऑफ ब्लड। देखो वेजाइनल डिलीवरी हो रही है तो वो नेचुरली होगा, सारी चीज़ें उसमें नेचुरली होगी, अपने आप रहेगी। तो कब ब्लीडिंग हो रहा है नहीं हो रहा है वो कभी भी हो सकता है। सिजेरियन सेक्शन करेंगे तो पता है कि कट लगा रहे तो ब्लीडिंग होगा, कट नहीं लगा रहे तो ब्लीडिंग नहीं होगा। तो गॉस कॉटन स्टेराइल गॉस पैड वगैरह साथ में रखेंगे, जैसे ही कट लगाया ब्लड आया कंटिन्यूस सॉक कर लिया, ब्लड को इकट्ठा होने नहीं देंगे। तो कंटिन्यूस मॉपिंग और सॉकिंग ऑफ ब्लड। तो सिजेरियन कर रहे तो पता है कि कट लगाने वाले, अब ब्लड आने वाला है, तो इमीडिएटली वो ब्लड आया उसको कॉटन से गॉज से क्या कर दिया, सोक कर लिया, ताकि ब्लड इकट्ठा नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा तो एक्सपोजर नहीं होगा। तो इस वजह से सिजेरियन सेक्शन को प्रेफर किया जाता है। वेजाइनल डिलीवरी में तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होगी, नहीं पता रहेगा कि ब्लीडिंग कब कभी भी हो जाए, तो उस कंडीशन में एक्सपोजर के चांसेस भी क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। तो कंटिन्यूस ब्लड का सॉकिंग करना है। इसके अलावा इमीडिएट कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, जैसे ही डिलीवरी होती है इमीडिएट कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड का इमीडिएट कटिंग करेंगे, इमीडिएट कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड एंड सेपरेशन ऑफ बेबी फ्रॉम मदर, बच्चे को माँ से तुरंत अलग करेंगे, सेपरेशन ऑफ बेबी फ्रॉम मदर, तुरंत बच्चे को जो है वो क्या करेंगे, अलग करेंगे, सेपरेशन ऑफ बेबी फ्रॉम मदर, इमीडिएट कटिंग। नॉर्मली 2 से 3 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड की कटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस केस में इमीडिएट कटिंग करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी बच्चे को मदर से अलग किया जा सके। सारे काम इसलिए हो रहे हैं ताकि बच्चे का एक्सपोजर कम से कम हो सके मदर के ब्लड के कॉन्टेक्ट में। तो इमीडिएट कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड एंड सेपरेशन ऑफ बेबी फ्रॉम मदर। नेक्स्ट पॉइंट, इमीडिएट बाथिंग ऑफ बेबी, इमीडिएट बाथिंग ऑफ बेबी। HIV इन्फेक्टेड मदर है तो बच्चे को बाथ भी प्रोवाइड करेंगे। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, फर्स्ट 24 आवर बाथिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं, बाथिंग प्रोवाइड करते हैं 24 घंटे के बाद प्रोवाइड करते हैं, लेकिन HIV इन्फेक्टेड मदर की कंडीशन है तो विद इन 24 आवर्स ही क्या करेंगे, बाथिंग प्रोवाइड करेंगे। तो इमीडिएट बाथिंग ऑफ बेबी मतलब बाथिंग विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर ही बाथिंग प्रोवाइड करेंगे विद इन 24 आवर। नॉर्मल केसेस के अंदर 24 घंटे के बाद बाथिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर 24 घंटे के अंदर ही बाथिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में सिरप जिडोवुडिन टू द न्यूबॉर्न बेबी, बच्चे को भी एज ए प्रोफाइलैक्सिस सिरप जिडोवुडिन प्रोवाइड करेंगे, सिरप जिडोवुडिन टू न्यूबॉर्न एज ए प्रोफाइलैक्सिस, प्रोफाइलैक्सिस के रूप में सिरप जिडोवुडिन बच्चे को प्रोवाइड करेंगे, दैट इज 2 mg पर kg बॉडी वेट पर डे अप टू 6 वीक, 6 सप्ताह तक बच्चे को जो है वो सिरप जिडोवुडिन एज ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोवाइड करेंगे। कितना, 2 mg पर kg पर डे, जितना बच्चे का वजन है वजन का डबल mg पूरे 24 घंटे के अंदर प्रोवाइड करेंगे। कितने टाइम तक, 6 वीक तक, 42 डेज तक प्रोवाइड करेंगे एज ए प्रोफाइलैक्सिस।
इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सिर्फ जिडोवुडिन अमाउंट कितना प्रोवाइड करेंगे, 2 mg/kg पर डे के हिसाब से कितने टाइम, 6 वीक तक प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, बेबी ऑफ HIV इन्फेक्टेड मदर, HIV इन्फेक्टेड मदर का जो बच्चा है, बेबी ऑफ HIV इन्फेक्टेड मदर हैविंग HIV एंटीबॉडी, उसके ब्लड के अंदर HIV एंटीबॉडी हो सकती है, प्रेजेंट मिल सकती है, हैविंग HIV एंटीबॉडी अप टू 18 मंथ। HIV इन्फेक्टेड मदर का जो बेबी है, उस बेबी के ब्लड के अंदर HIV एंटीबॉडी कितने टाइम तक मिल सकती है, 18 महीने 1.5 साल तक उसकी एज तक मिल सकती है। इसका मतलब ये नहीं है, 100% कन्फर्म नहीं है कि बच्चे को HIV इन्फेक्शन है, क्योंकि एंटीबॉडी तो मदर में बनी थी और हो सकता है कि एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में आ गई हो, केवल एंटीबॉडी आई हो, इन्फेक्शन ना आया हो। तो एंटीबॉडी इस HIV इन्फेक्टेड मदर के बच्चे में कितने टाइम तक मिल सकती है, 18 महीने की एज तक जो है वो मिल सकती है। इसलिए बच्चे की भी अपन बात करें तो कंटिन्यूअस ब्लड एग्जामिनेशन जो है, HIV एंटीबॉडी का डिटेक्शन जो है वो रेगुलर जो है वो करते रहते हैं। तो ब्लड एग्जामिनेशन कब कब करते हैं, एट बर्थ करते हैं, एट बर्थ 6 वीक, 12 वीक्स और 18 मंथ। ये बच्चे का ब्लड एग्जामिनेशन रेगुलर इंटरवल पर करते हैं। जन्म के समय ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, कितना एंटीबॉडी वगैरह प्रेजेंट है उसके अंदर, 6 वीक पर, 12 वीक पर और फिर 18 मंथ पर ये एग्जामिनेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो 18 महीने की एज तक उस बच्चे के अंदर HIV एंटीबॉडी प्रेजेंट मिल सकती है। तो एज ए प्रोफाइल एक्सिस 6 वीक तक उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जिडोवुडिन प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना, 2 mg/kg पर डे के हिसाब से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, यूनिवर्सल प्रिकॉशन, और ये मैनेजमेंट फॉलो करेंगे इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ HIV इन्फेक्टेड मदर और HIV इन्फेक्टेड प्रेगनेंसी। यूनिवर्सल प्रिकॉशन फॉलो करने हैं। सबसे मेन काम रहेगा बच्चे का एक्सपोजर कम से कम करना है मदर के ब्लड के कांटेक्ट में। तो सिजेरियन प्रेफर करेंगे ओवर वेजाइनल डिलीवरी। इमीडिएटली बच्चे को मदर से सेपरेट करना है, इमीडिएटली कटिंग करनी है, एपिजियोटॉमी को अवॉइड करना है अगर वेजाइनल डिलीवरी हो रही है तो, और ऑक्सीटोसिन के यूज़ को भी ज़्यादा नहीं करना है। इनसे ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस, तो फिर एक्सपोजर के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। लगातार सिजेरियन सेक्शन हो रहा है, ब्लड को लगातार सॉक करते रहना है ताकि ब्लड इकट्ठा ना हो और बच्चे का एक्सपोजर उस ब्लड के साथ में ज़्यादा ना हो। ये सारे प्रिकॉशंस जो है वो फॉलो करेंगे और डिलीवरी जो है वो परफॉर्म कराएंगे विद द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन और यूनिवर्सल प्रिकॉशन। दिस इज़ अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ HIV इन्फेक्टेड मदर, प्रेगनेंसी एंड लेबर। ये मैनेजमेंट जो है वो फॉलो करेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द HIV इन प्रेगनेंसी। माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस किया है और प्रेगनेंसी के हिसाब से चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस किया है। दिस इज़ ऑल अबाउट द HIV इन प्रेगनेंसी। आज के अपने इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।